न्यायिक सक्रियता का प्रयोग ठीक वैसे करना चाहिए जैसे कि एक तेज धार ब्लेड का इस्तेमाल एक कुशल सर्जन किसी सर्जरी के लिए करता है, अत्यंत सावधानी पूर्वक, न कि रामपुरी चाकू की तरह से जिसमें कि मर्ज के साथ मरीज का भी अंत हो जाता है। दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। आप खेल के नियम बनाते हैं तो खेल के नियम का पालन निष्पक्ष रूप से किया जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि अपने को जीतने के लिए आप खेल के नियम ही बदल दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम न्यायपालिका पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबकी नज़रें न्यायपालिका पर लगी हुई है। कुछ लोग न्यायपालिका को उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ लोग न्यायपालिका पर खफा भी हैं। अलग अलग तरह के बयान आए हैं। उन बयानों को देश के लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं माना जा सकता। किसी भी सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वहाँ पर न्यायिक प्रणाली कितनी मजबूत, निष्पक्ष और स्वतंत्र है। लोगों को न्याय कितनी आसानी से, सुगमता से सुलभ है, और इन सब के लिए न्यायपालिका अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थान है। किंतु दुर्भाग्यवश वर्तमान समय में हमारे देश में न्यायपालिका की भूमिका को लेकर के पक्ष और विपक्ष में लोग बट चुके हैं। यहाँ तक कि सत्ता के जो शीर्ष संस्थान हैं, उन संस्थानों में भी इस मुद्दे पर अत्यंत मतभेद दिखलाई पड़ रहा है। न्यायपालिका एक ऐसी संस्था है जिसे विवादों से परे होना चाहिए और उस पर सबकी आस्था होनी चाहिए। देश के लोकतंत्र के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। किंतु आज भारत में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका को लेकर के विगत कुछ दिनों से और विशेष रूप से इस सप्ताह में कई प्रकार के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आज हम इसी प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं अजीत कुमार सिंह एक्सीलेंट आईएएस एकेडमी की ओर से आज के इस वीडियो को प्रारंभ करता हूं। बहुत पहले हमने एक गाना सुना था, तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। तो न्यायपालिका की लगभग इसी प्रकार की स्थिति वर्तमान समय में दिखलाई पड़ रही है। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि न्यायपालिका हमारी आस्था का केंद्र होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी स्थिति कुछ अलग दिखलाई पड़ रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का एक ऐसा बयान आया जिससे पूरे देश की जनता और विशेष रूप से जिन लोगों को संविधान, कानून और न्यायिक प्रणाली की समझ है, वे लोग सकते में आ गए। क्योंकि उसमें साफ साफ कहा गया कि न्यायपालिका अपने कुछ संवैधानिक अधिकारों का एक तरह से परमाणु मिसाइल या न्यूक्लियर मिसाइल की तरह से इस्तेमाल कर रही है और सुपर संसद बन गई है। इसी तरह से कुछ लोगों ने ये कहा कि न्यायपालिका दोहरे मापदंड अपना रही है। इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अभी एक राज्यसभा के प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र में सुपर संसद की भूमिका निभा रही है। न्यायपालिका जिस तरह से कार्य कर रही है उसमें साफ तौर पर पारदर्शिता का अभाव दिखलाई पड़ रहा है और न्यायपालिका ऐसा लग रहा है मानो संविधान से ऊपर है। न्यायपालिका अपने न्यायिक सीमाओं का अतिक्रमण करके संसद और कार्यपालिका की सीमा में हस्तक्षेप कर रही है। उन्होंने हवाला दिया संविधान के दो अनुच्छेदों का, एक तो अनुच्छेद 142 का और दूसरा अनुच्छेद 145 का। अनुच्छेद 142 में संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि अपने डिक्रियों के कार्यान्वयन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय कोई भी ऑर्डर या आदेश जारी कर सकता है। सामान्य परिस्थितियों में ऑर्डर जारी करना, आदेश निर्देश जारी करना
ये कार्यपालिका के दायरे में आता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार के रूप में न्यायपालिका को यह अधिकार अनुच्छेद 142 के अंतर्गत दिया गया है और ये जरूरी है। तभी हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में अनुच्छेद 142 को रखा, क्योंकि यदि कभी कार्यकारी संस्थाएं न्यायपालिका के आदेश का या न्यायपालिका के निर्णय को गंभीरता से न लें और उसका कार्यान्वयन न करें, तो ऐसी स्थिति में फिर तो न्यायपालिका का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। तो इसलिए न्यायपालिका को यह अधिकार दिया गया, लेकिन न्यायपालिका को भी अपने इस अधिकार का इस्तेमाल बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। इसी तरह से हमारे संविधान में एक अनुच्छेद 145 है। 145 में ये बतलाया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो सुनवाई की प्रक्रिया है, जो उसकी न्यायिक प्रक्रिया है, उस न्यायिक प्रक्रिया का संचालन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, उसके अंतर्गत खंड 3 अर्थात 145 क्लास 3 में ये बतलाया गया है कि कोई भी विधि से संबंधित सारवान प्रश्न हो, सब्सटेंसिव क्वेश्चन ऑफ लॉ हो किसी ऐसे मुद्दे में, तो उसकी सुनवाई करने के लिए संविधान पीठ का गठन किया जाना चाहिए, यदि वह संविधान से संबंधित मामला है। तो यदि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन या संविधान की व्याख्या का मुद्दा अंतर्निहित है तो, और इस संविधान पीठ में कम से कम 5 न्यायाधीशों को होना चाहिए। ऐसे किसी भी संवैधानिक मसले पर जिसमें कि संविधान की व्याख्या का मुद्दा अंतर्निहित है, कोई भी निर्णय 5 न्यायाधीशों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से किसी छोटे बेंच के द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए। और ये न्यायपालिका के ऊपर निर्भर करता है कि उस संविधान पीठ में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं। वह मुद्दा जितना अधिक महत्वपूर्ण होगा, उसमें न्यायाधीशों की संख्या उस संविधान पीठ में उतनी ही अधिक हो सकती है। यदि हम अतीत में जा करके देखें तो 1973 में केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला में 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया गया, जिसके द्वारा लैंडमार्क डिसीजन देते हुए बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, प्रोपाउंड किया गया। लेकिन अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों के द्वारा तमिलनाडु सरकार की ओर से दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए एक ऐसा निर्णय दिया गया जिसमें स्पष्ट रूप से संविधान की व्याख्या का ही मुद्दा निहित था। विधानसभा के द्वारा या विधानमंडल के द्वारा पारित किए गए विधेयक पर राज्यपाल और राष्ट्रपति की स्वीकृति का मुद्दा था। हमारे संविधान में अनुच्छेद 111 में ये बतलाया गया है कि जब कोई भी विधेयक संसद के द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उसके पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, उस पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है, या उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास वापस करता है। और यदि संसद के द्वारा दोबारा पुनर्विचार के बाद संशोधित रूप में या पहले की तरह से ज्यों का त्यों भी उस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा जाता है, तो फिर राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देनी होती है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 200, 201 के अंतर्गत यही शक्तियां राज्यों के विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में राज्यपाल को दी गई हैं। राज्यपाल को दी गई शक्ति में एक और एडिशनल चीज ये है कि राज्यपाल चाहे तो किसी भी राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक को स्वयं स्वीकृति देने के बदले वह उसे
राष्ट्रपति को प्रेषित कर सकता है। कुछ विधेयकों के संबंध में तो राज्यपाल के लिए आवश्यक ही है कि वह राष्ट्रपति के विचार हेतु उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजे। उदाहरण के तौर पर यदि कोई विधेयक ऐसा है जिसमें कि उच्च न्यायालय की शक्तियों में कोई कमी या उसका अल्पीकरण किया गया हो, तो ऐसे बिल को राष्ट्रपति के विचार हेतु राज्यपाल के द्वारा प्रेषित किया जाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किए गए किसी भी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है और राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जाता है, चाहे वह राज्यपाल के द्वारा भेजा गया हो या सीधे सीधे संसद से पारित करके भेजा गया हो, तो वहां पर हमारे संविधान में कोई ऐसी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि उस समय सीमा के भीतर राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति दे। अब इसी मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के 2 या 3 न्यायाधीशों ने, यदि 3 भी होंगे तो भी संविधान पीठ की अनिवार्यता पूरी नहीं होती है, इन न्यायाधीशों ने फैसला दिया कि जब कभी भी राज्यपाल के पास कोई बिल जाता है तो अधिक से अधिक 3 महीने के भीतर उस पर उसे निर्णय लेना होगा, और यदि 3 महीने के भीतर निर्णय नहीं लेता है तो पुनर्विचार के लिए वापस करना होगा, और पुनर्विचार के उपरांत यदि वह बिल उसके पास आता है तो अधिक से अधिक 1 महीने के भीतर उस पर उसे अपनी स्वीकृति देनी होगी। अब ये एक प्रकार से पूरे संविधान में संविधान की व्याख्या के नाम पर एक गैर संविधान पीठ के द्वारा एक ऐसी चीज जोड़ दी गई जो कि आज तक देश के आज़ादी के बाद और संविधान के लागू होने के बाद 75 साल पूरे हो गए, अभी तक न्यायपालिका के द्वारा नहीं किया गया था, जबकि ये मुद्दा कई बार पहले भी उभर करके न्यायपालिका के पास आया था। राष्ट्रपति के बारे में भी ये कह दिया गया कि यदि 3 महीने के भीतर राज्यपाल के द्वारा प्रेषित किए गए राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति नहीं देते हैं तो उनकी स्वीकृति के बिना ही 3 महीने का समय पूरा होने पर अपने आप ही वह विधेयक कानून बन जाएगा। यहां पर हम स्पष्ट कर दें कि हमारा संविधान जुडिशरी को जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा पावर देता है, और न्यायपालिका इसलिए दोषी नहीं है कि उसने अपनी इस शक्ति का प्रयोग किया, बल्कि इस फैसले की आलोचना इस आधार पर की जा रही है कि यह कार्य जिसे कि एक संविधान पीठ के द्वारा किया जाना चाहिए, एक गैर संवैधानिक पीठ ने किया। जब कभी कोई भी अधिनियम, बिल या विधेयक संसद के द्वारा या राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित होता है या कोई भी आर्डर कार्यपालिका के द्वारा दिया जाता है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार न्यायपालिका को है, और यदि न्यायिक समीक्षा में न्यायपालिका मानती है यह संविधान के मूलभूत भावना और संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल है, तो न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह उसे रद्द भी कर सकती है। लेकिन जैसा कि बहुत पहले सर्वोच्च न्यायालय के ही एक न्यायाधीश जे.एस. वर्मा ने कहा था कि इस प्रकार की न्यायिक सक्रियता का उपयोग बहुत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। केवल अपने शक्तियों को एसर्ट करने के लिए और सरकार के जो अन्य 2 अंग हैं उनके ऊपर अपने को डोमिनेट करने के उद्देश्य से न्यायिक सक्रियता का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यदि जे.एस. वर्मा के ही शब्दों में कहें तो उन्होंने कहा था कि न्यायिक सक्रियता का प्रयोग ठीक वैसे करना चाहिए जैसे कि एक तेज धार ब्लेड का इस्तेमाल एक कुशल सर्जन किसी सर्जरी के लिए करता है, अत्यंत सावधानी पूर्वक, न कि रामपुरी चाकू की तरह से
जिसमें कि मर्ज के साथ मरीज का भी अंत हो जाता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि न्यायपालिका में इस प्रकार की सावधानी की कमी दिखलाई पड़ रही है। न्यायपालिका में एक बहुत दुखद घटना हाल ही में प्रकाश आई, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के ही एक न्यायाधीश के बंगले पर आग लगने और उसमें बहुत सारे, कुछ लोगों के अनुसार कई करोड़ नोटों के जलने की घटना प्रकाश में आई। अब इस पूरे मामले की निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए और पारदर्शी ढंग से उसकी जांच होनी चाहिए थी, लेकिन वो पारदर्शिता दिखलाई नहीं पड़ी। न्यायपालिका ने, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने स्तर से उस मामले की जांच करने के लिए एक अंदरूनी तौर पर कोई समिति गठित कर दी है, वह उसकी जांच कर रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि न्यायपालिका के पास अपनी खुद की कोई जांच एजेंसी तो है नहीं। जांच करने वाली जो भी संस्थाएं हैं, जो विशेषज्ञ संस्थाएं हैं, सब कार्यपालिका के अंतर्गत हैं और न्यायपालिका को ये अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी कार्यकारी जांच संस्था को आदेश दे सकती है किसी मामले की जांच करने के संबंध में, और वो ये कह सकती है कि आप इस रिपोर्ट को स्वतंत्र रूप से केवल हमें पेश करें। इससे उसमें कार्यपालिका के हस्तक्षेप की भी गुंजाइश नहीं रहेगी और न्यायपालिका की पारदर्शिता भी बनी रहेगी। न्यायपालिका पर लोगों की आस्था जो है उस पर चोट भी नहीं पहुंचेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। ये सारी बातें ऐसी हैं जो न्यायपालिका के प्रति लोगों के भरोसे को कहीं न कहीं क्षति पहुंचाती हैं। ये हमारे न्यायपालिका के जो भी मुखिया लोग हैं, विशेष रूप से चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति खन्ना, उनको इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, अन्यथा लोग हमलावर होंगे ही होंगे। कितने लोगों के जबान पर आप रोक लगा सकते हैं? न केवल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ महोदय, बल्कि इसके साथ साथ निशिकांत और दिनेश शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के इन दो सांसदों ने भी बड़ा ही हमलावर अंदाज में न्यायपालिका के ऊपर कुछ वक्तव्य दिया। निशिकांत ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि इस देश में गृह युद्ध होता है तो उसके लिए चीफ जस्टिस खन्ना जिम्मेदार होंगे। अब ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इस बात की खुशी है कि मामले का संज्ञान लेते हुए शीघ्र ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि पार्टी इस प्रकार के बयानों को पूरी तरह से अस्वीकृत करती है और इस तरह के बयान उन सांसदों के निजी बयान हैं और पार्टी की ओर से उनको निर्देश भी दिया गया है कि वे लोग इस प्रकार का बयान देने से बचें। तो हाल के दिनों में ऐसी कई घटनाएं घटित हुई जिसमें कि न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये कहा जाता है कि वही पत्थर मारे जिसने कभी पाप न किया हो। तो न्यायपालिका के लिए बहुत जरूरी है कि यदि न्यायपालिका सभी गलत चीजों को रोकने और दूध का दूध पानी का पानी करने, निष्पक्ष निर्णय देने और संविधान की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है, तो न्यायपालिका को भी निश्चित रूप से निष्कलंक, बेदाग होना चाहिए। स्वतंत्र तो उसे होना ही चाहिए। एक बात और कि न्यायपालिका को अपनी स्वतंत्रता के नाम पर कभी भी खुद को निरंकुश भी नहीं समझना चाहिए। कई बार दोहरे मापदंड दिखलाई पड़ते हैं, जैसा कि अभी वक्फ बिल पर सुनवाई चल रही है। इस वक्फ बिल पर सुनवाई के दौरान न्यायपालिका ने इस मुद्दे को सुनवाई के लिए तत्काल स्वीकार कर लिया और इसी वक्फ एक्ट
1995 के अगेंस्ट में सुनवाई के लिए एक रिट पिटीशन फाइल करने हेतु एक अन्य अधिवक्ता न्यायपालिका के शरण में गए, विष्णु शंकर जैन। तो न्यायपालिका ने उनको फटकार लगाते हुए मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि आप किसी दूसरी अदालत में जाइए, निचली अदालत में जाइए, आप हाई कोर्ट में जाइए, और उनके रिट पिटीशन को खारिज कर दिया। और यहाँ पर जिस कानून को संसद ने लंबे विचार विमर्श के बाद पारित किया था, उस कानून के विरुद्ध रिट पिटीशन को तत्काल न केवल सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, बल्कि शीघ्र उसकी सुनवाई भी प्रारंभ कर दी। और न्यायपालिका के पहले दिन के रुख से ऐसे लगा कि मानो न्यायपालिका मूड बना चुकी है इस वक्फ संशोधन अधिनियम को निरस्त करने के लिए। हालांकि बाद में अगले दिन न्यायपालिका को बात समझ में आई कि संसद के द्वारा इतने लंबे चिंतन मंथन विचार विमर्श के बाद पारित किए गए कानून को एक झटके में खारिज नहीं किया जा सकता। तब जाकर के न्यायपालिका ने उसके कुछ प्रावधानों पर कुछ समय के लिए स्टे किया हुआ है। उसने पूरे अधिनियम को स्टे करने से मना कर दिया है। इसी तरह से हम कई बार देखते हैं कि न्यायपालिका कुछ मामलों में अति सक्रियता दिखलाती है, जैसे कि आतंकवादियों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए मध्य रात्रि में भी न्यायपालिका ने सुनवाई की। और अन्य कई मामले हुए, उन मामलों में सामान्य प्रक्रिया का पालन करते हुए लंबी लंबी वर्षों तक सुनवाइयां चलती रही। श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा और न जाने कितने ऐसे मुद्दे इस बात के प्रमाण हैं। न्यायपालिका को उन मामलों में इतनी जल्दीबाजी क्यों नहीं होती है? तो इससे एक गलत संदेश जाता है कि शायद न्यायपालिका ऐसे लोगों के प्रति कुछ विशेष सहानुभूति रखती है जो लोग इस देश को किसी न किसी प्रकार से या इस देश की व्यवस्था को किसी न किसी प्रकार से क्षति पहुंचाते हैं। आखिर मूल अधिकार सभी के हैं और मूल अधिकारों से भी ऊपर हमारा संविधान है, हमारे देश की एकता अखंडता है। जो संविधान हमारे मूल अधिकारों को प्रदान करता है, वही संविधान देश की एकता और अखंडता के हक में इन मूल अधिकारों को सीमित करने के लिए संसद को कानून भी बनाने की शक्तियां प्रदान करता है। ऐसे ही अभी दोहरे मापदंड का एक मामला वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुनवाई के दौरान आया, जो बहुत अधिक वायरल हो रहा है कि खुद न्यायाधीश गण ने ही इस मामले की सुनवाई के दौरान वक्फ बाय यूजर के मुद्दे पर यह कहा कि यदि इस वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को स्वीकार नहीं किया जाएगा तो ऐसे बहुत से वक्फ प्रॉपर्टी हैं जो इसी आधार पर वक्फ की गई हैं और उनके बारे में कोई लिखित डीड या कोई दस्तावेज नहीं है, तो वो सब तो निरस्त हो जाएंगी। 200, 400, 500 या 600 साल पहले किसी वक्त की प्रॉपर्टी पर कोई मस्जिद इत्यादि बना हुआ है और दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया तो ब्रिटिश पीरियड से शुरू हुई है 200 साल पहले से, तो उसके कागजात वो लोग कहाँ से लेकर के आएंगे? सही सवाल है। लेकिन क्या न्यायपालिका को यह बात तब समझ में नहीं आई जब श्री राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई चल रही थी? क्योंकि वो तो सैकड़ों नहीं हजारों साल पुराना मामला था, लेकिन न्यायपालिका उस मामले में तो पूरा का पूरा सबूत मांग रही थी और हिंदू धर्म ग्रंथों से एक एक सबूत ढूंढ करके उनको दिए गए और तब जाकर के न्यायपालिका आश्वस्त हुई। वहां न्यायपालिका को ये बात याद नहीं रही कि 1000 साल पहले का दस्तावेज या प्रमाण कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। आप खेल के नियम बनाते हैं तो खेल के नियम का पालन निष्पक्ष रूप से किया जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि अपने को
जीतने के लिए आप खेल के नियम ही बदल दें। कॉलेजियम का मुद्दा है, बार बार ये प्रकाश में आता है। न्यायाधीश लोग ही न्यायपालिका के अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। उसमें से तमाम न्यायाधीश अनेक प्रकार के विवादों में रहते हैं और उनका व्यक्तित्व निश्चित रूप से बेदाग नहीं होता है। फिर भी कॉलेजियम के द्वारा न्यायाधीश के रूप में उनके नाम को आगे बढ़ा दिया जाता है। ये कॉलेजियम सिस्टम हमारे संविधान की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने ही विकसित किया था। संविधान में कहीं पर भी कॉलेजियम शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इस संबंध में पारदर्शिता को स्थापित करने के लिए एक कानून संसद ने बनाया था और उस कानून को बनाने के पहले न्यायपालिका से राय भी ली गई थी। और बाद में जब वो कानून बन गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संबंध में, तो न्यायिक पुनर्विलोकन करते हुए उस अधिनियम को और संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय ने एक झटके में ही खारिज कर दिया। आखिर वह विधेयक न्यायपालिका के सम्मान को बढ़ाने वाला था और न्यायपालिका में लोगों का विश्वास बहाल करने वाला था, लेकिन न्यायपालिका को अपनी स्वतंत्रता में ये हस्तक्षेप प्रतीत हुआ। दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। न्यायपालिका सुपर संसद नहीं हो सकती। हम ये नहीं कहते कि न्यायपालिका सुपर संसद हो गई है, जैसा कि जगदीप धनखड़ जी ने कहा, लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, और तीनों की संविधान के द्वारा निर्धारित परिभाषित अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। जब तीनों अपने अपने संवैधानिक मर्यादा में रहते हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, तभी संविधान की रक्षा हो पाएगी और लोगों के अधिकारों की रक्षा भी हो पाएगी। इसलिए विधि के शासन के सिद्धांत को सभी के द्वारा समान महत्व दिया जाना चाहिए। रूल ऑफ लॉ केवल कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के लिए नहीं होना चाहिए, देश के केवल सामान्य नागरिकों के लिए नहीं होना चाहिए। जुडिशियल इम्यूनिटी के नाम पर रूल ऑफ लॉ का मजाक नहीं होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ से न्यायाधीशों को भी ऊपर नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका को अपनी कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए निश्चित रूप से कुछ स्वतंत्रता की आवश्यकता है, ताकि कार्यपालिका के द्वारा या व्यवस्थापिका के द्वारा उस पर दबाव न बनाया जा सके। लेकिन यह स्वतंत्रता इतनी अधिक भी नहीं होनी चाहिए कि ऐसा लगे कि मानो न्यायपालिका संविधान और कानून से ही ऊपर हो गई है। देश हित में और इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। अभी देखना होगा कि वक्फ अधिनियम पर जो सुनवाई चल रही है, अंतिम रूप से न्यायपालिका का उस पर रुख क्या होता है और किस प्रकार से वह इस मामले की सुनवाई करती है। दुष्यंत कुमार ने लिखा है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो वास्तव में अभी की स्थिति ये है कि न्यायपालिका के प्रति बहुत सारी पीड़ा है लोगों के मन में, चाहे लोग डर के मारे या न्यायालय की अवमानना के वजह से भयभीत होकर के उन बातों को नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर बहुत अधिक कसमसाहट सी है। और यदि इस कसमसाहट पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह हमारे लोकतंत्र के लिए और विशेष रूप से न्यायपालिका के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आप सबसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे इस एक्सीलेंट आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।